Hello guys, welcome to our YouTube channel Akim Mindful Medico. Today we are going to deal with important MCQs of pulse rate and respiratory rate. So our first question is the number of pulse beat per minute is known as कि कितनी हमें बीट फील होंगी एक मिनट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं पल्स रेट, पल्स वॉल्यूम, पल्स टेंशन या पल्स रिदम। तो वो क्या होता है हमारा पल्स रेट। वॉल्यूम किस चीज को रेफर करता है कि जो हमें पल्स फील हुई है वो बिल्कुल वीक है, थ्रेडी है, नॉर्मल है या फुल एक्सपेंशन वाली पल्स है, फुल वॉल्यूम वाली पल्स है। एक होता है रिदम जिसमें क्या होता है पल्स क्या होती हैं रेगुलर होती हैं या इरेगुलर होती हैं या डाइक्रोटिक होती है जिसमें क्या है हार्ट ने तो एक बार बीट किया है पर पल्स क्या हो रही है दो बार फील हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इन अडल्ट। जो हम रूटीन असेसमेंट करते हैं जब वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं एक अडल्ट में तब हम कौन सी पल्स की साइट यूज करते हैं। देखो अलग अलग साइट होती है हमारी पल्स की, कैरोटिड कैरोटिड पल्स, रेडियल, ब्रेकियल, एपिकल, टेम्पोरल, पोस्टीरियर टिबियल, डोर्सल पैटिस, पोप्लिटियल। तो इसमें से हम जो रूटीन असेसमेंट होती है इसमें कौन सी साइड ऑफ पल्स यूज करते हैं रेडियल पल्स। और बीपी वाले टाइम पे हम कौन सी जो पल्स है वो यूज करते हैं ब्रेकियल। कैरोटिड हम जब सीपीआर देना होता है तब हम कौन सी पल्स असेस करते हैं कैरोटिड पल्स। और एपिकल हम किस में करते हैं न्यूबॉर्न में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ पल्स रेट इज इररेगुलर इट इज बेस्ट टू काउंट द पल्स। जब हमारा जो पल्स रेट है एक तो मैंने बताया था रेगुलर होता है इरेगुलर होता है, तो इसमें पूछा हमें कि अगर इरेगुलर है तो हमें उसे कितने टाइम तक काउंट करना होगा। रेडियल पल्स को 30 सेकंड के लिए, एपिकल पल्स को फुल टाइम के लिए, एपिकल पल्स को 30 सेकंड के लिए या रेडियल पल्स को फुल टाइम के लिए। अब हमें ये नहीं बताया इसमें कि क्रिटिकल सिचुएशन, तो हम मानते हैं रूटीन असेसमेंट के लिए है पल्स रेट का ये असेसमेंट। तो इसमें हम कौन सी पल्स मेजर करेंगे, सबसे पहले तो रेडियल पल्स मेजर करेंगे। अब इसमें बोला गया है कि इरेगुलर है तो जब भी इरेगुलर पल्स होती है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है तो हम उसे फुल 1 मिनट के लिए क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो इसका हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेडियल पल्स फॉर फुल टाइम। फुल टाइम किस चीज को रेफर करता है फुल 1 मिनट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स इज नोन एज। देखो अगर हम एपिकल पल्स को मेजर कर रहे हैं और रेडियल पल्स को मेजर कर रहे हैं उसके बीच में क्या है कुछ डिफरेंस आ रहा है। मान लो एपिकल पल्स आ रही है 70 और रेडियल पल्स आ रही है 62, तो उस वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं पल्स डेफिशिट, पल्स एम्पलीट्यूड, रिदम डेफिशिट या हर्ट एम्पलीट्यूड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है पल्स डेफिशिट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सुटेबल साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है इसमें हम कौन सी साइट यूज करते हैं पल्स रेट को चेक करने के लिए एपिकल पल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आ जाएगा टू असेस द पेशेंट पोस्टीरियर टिबियल पल्स अ नर्स वुड पैल्पेट। अगर हमें पेशेंट का पोस्टीरियर टिबियल पल्स असेस करना है तो हम किस चीज को पैल्पेट करेंगे, बिहाइंड द नी, ओवर द मीडियल मैलस, बिलो द मीडियल मैलस या फिर बिलो द लेटरल मैलस। अब ये मीडियल और लेटरल मैलस क्या होता है जो हमारा एंकल जॉइंट होता है इसमें अगर हम इनर की तरफ देखते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है मीडियल मैलस और अगर आउटवर्ड साइड देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होता है लेटरल मैलस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होता है पोस्टीरियर टिबियल पल्स कहाँ पे पैल्पेट होती है बिलो द मीडियल मैलस। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा अ जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज नोन एज। एक पल्स है जिसमें पहले तो क्या आ रहा है बिल्कुल पूरे एक्सपेंशन से आ रही है मतलब कि फुल वॉल्यूम से आ रही है पल्स, उसके बाद वो एकदम कोलैप्स कर जाती है, उस पल्स को हम क्या बोलते हैं कोरिगन पल्स। अब हमारा आ जाएगा 8th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है while feeling the pulse when the beat is skipped it is referred as। जब हम पल्स को फील कर रहे हैं और उसमें क्या होता है एक बीट जो है ये स्किप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेगुलर पल्स, डाइक्रोटिक पल्स, इंटरमिटेंट पल्स या रेगुलर पल्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स कैसी पल्स होती है जिसमें एक जो बीट है वो क्या होती है स्किप होती रहती है बार बार। इसको हम क्या ये मेनली क्यों होती है जब प्रीमेच्योर आर्ट्रियल और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम पे भी कौन सी पल्स दिखती है हमें इंटरमिटेंट पल्स। और डाइक्रोटिक पल्स में क्या है
एक पल्स जिसकी डबल बीट होती है, मतलब कि एक बार हार्ट ने बीट किया, उसकी पल्सेशन कितनी बार फील होगी? 2 बार। उसको हम क्या बोलते हैं? डायक्रोटिक पल्स। 9th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, द थंब इज नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज। थंब को हम पल्स लेने के लिए क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि क्या क्या ऑप्शन दिए हमें? थंब बहुत ज्यादा ठीक है, नर्स उसे एक एक्वर्ड पोजीशन में पुट कर देगी, आर्टरी जो है थंब में नियर द टिप है, या फिर आर्टरी होती है एक थंब में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो थंब में आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से क्या होगा? आर्टरी की भी पल्सेशन होगी। तो अगर हम पल्स काउंट करेंगे थंब के साथ, तो ये जो थंब वाली आर्टरी है ये इंटरफेयर कर देगी उसमें, और जो हम पल्स काउंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा मिस्टेकन हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट इज इंक्रीज बाय। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पल्स रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 20 बीट पर मिनट, 15 बीट पर मिनट, 10 बीट पर मिनट या 5 बीट पर मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10 बीट्स पर मिनट। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 10 बीट पर मिनट, तो पल्स इंक्रीज होती है, और रेस्पिरेशन कितनी इंक्रीज होती है? 4 रेस्पिरेशन पर मिनट। 11th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है? न्यूबॉर्न की रैपिड पल्स होती है, मैन की हाइयर पल्स होती है, एक्सरसाइज इंक्रीज कर देती है पल्स को, और इंजेक्शन ऑफ मील की वजह से क्या होता है? स्लाइट इंक्रीज हो जाता है पल्स रेट में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? मैन हैव हाइयर पल्स देन वुमेन। क्यों? क्योंकि वुमेन की क्या होती है? पल्स रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन। 12th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स। एपिकल पल्स को हम कहाँ पे, किस लोकेशन पे अस्कल्टेट करते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट मिड एक्सिलरी लाइन, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट मिड एक्सिलरी लाइन, और 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। देखो इंटरकोस्टल स्पेस कौन से होते हैं? जो ये हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे फर्स्ट रिबाई, सेकंड रिबाई, इनके बीच में क्या आ जाएगा? फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, फिर सेकंड आई, फिर थर्ड आई, इसके बीच में कौन सा स्पेस हो गया? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो हम अस्कल्टेशन कहाँ पे करेंगे एपिकल पल्स की? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। देखो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, सबको पता है, लेफ्ट साइड में करते हैं, सबको पता है। जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, इसकी मिडल पार्ट में हम अस्कल्टेट करते हैं किसको? एपिकल पल्स को। 13th क्वेश्चन हमारा जाएगा, एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप एट एरिया ऑफ। कौन से एरिया? मतलब कि हमें अलग अलग एरिया होते हैं ये साउंड के, आयोटिक एरिया होता है, पल्मोनरी एरिया होता है, मिट्रल एरिया होता है, और ट्राइकस्पिड एरिया होता है। तो जो हम ये एपिकल पल्स असेस कर रहे हैं, ये कौन से वाले एरिया से असेस कर रहे हैं? आयोटिक एरिया, पल्मोनरी, मिट्रल या ट्राइकस्पिड? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? मिट्रल एरिया। 14th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, अदर नेम क्या होता है कोलैप्सिंग पल्स का? कोलैप्सिंग पल्स का अदर नेम क्या होता है? वॉटर हैमर पल्स। इसका एक और दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरिगन पल्स। इसमें क्या होता है, जो पल्स है एक बार तो वो क्विकली राइज करती है और फॉल करती है इंटेंसिटी में, मतलब कि क्या, एक बार तो हमें दिखेगी इतनी ज्यादा जर की पल्स है, फिर दिखेगी बिल्कुल डाउन है, और ये क्या होती है? शार्प होती है। देखो क्या हुआ, पहले तो एकदम बहुत अच्छी पल्स आ रही है, फिर क्या हो गया? बिल्कुल लो पल्स आ रही है। तो ये हमारी कौन सी पल्स है? वॉटर हैमर पल्स। 15th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑर्डिनरी विल अफेक्ट द पल्स टू बिकम। अगर पुअर ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड में, तो उसकी वजह से पल्स कैसी बन जाएगी? बाउंडिंग होगी, इरेगुलर होगी, फास्ट हो जाएगी नॉर्मल से, या फिर स्लो हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजनेशन जो है वो पुअर है, तो कैसी पल्स हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी, ताकि ब्लड क्या है? बार बार सर्कुलेट हो, और क्या है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो थोड़ी बहुत क्या हो? फुलफिल हो। 16 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नर्स इज एग्जामिनिंग एन 8-year-old क्लाइंट विद टैकीकार्डिया एंड टैकीपीनिया। टैकीकार्डिया है उसको मतलब कि हार्ट रेट ज्यादा है, टैकीपीनिया मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है। तो इनमें से हम कौन सा नॉन इन्वेजिव टेस्ट, कौन सा है ये याद रखना है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट मतलब कि जिसमें हम बॉडी के अंदर का कुछ नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कितना जो है ये हाइपोक्सिया है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो टेस्ट, या फिर चेस्ट एक्सरे। तो हमें हाइपोक्सिया में बताने में सबसे पहले कौन हेल्प करता है?
पल्स ऑक्सीमीटर, जिसकी वजह से हमें क्या क्या पता चलता है, SpO2 पता चलती है और पल्स पता चलती है। अगर SpO2 पता चल गई तो हमें इजिली क्या बता पाएंगे कि कितना क्या है, हाइपोक्सिया है। 17th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एपनिया, यूपनिया, ब्रेडिपीनिया या टैकिपीनिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यूपनिया। यू का क्या मतलब होता है, वेल, और पनिया का क्या मतलब होगा, ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन है उससे रिलेटेड। एपनिया क्या होता है, बिल्कुल सिजेशन हो जाना ब्रीदिंग की। ब्रेडिपीनिया क्या होता है, स्लो डाउन हो जाना रेस्पिरेशन का। टैकिपीनिया क्या होता है, ज्यादा जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। 18th क्वेश्चन हमारा, विच ऑप्शन डिस्क्राइब ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया को कौन बताएगा, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन या फिर स्लो ब्रीदिंग। तो ऑर्थोपीनिया, ऑर्थो किस चीज से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड, और पीनिया किस चीज से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो ऑर्थोपीनिया में क्या होता है, जब पेशेंट जो है ये सुपाइन पोजीशन में होता है तो उसको क्या होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। अगर वो फाउलर्स पोजीशन में आ जाए, सिटिंग पोजीशन में आ जाए या स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए तो क्या है, उसकी जो ब्रीथ करने की एबिलिटी है ये क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। 19th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली शैलो फॉर 2 to 3 ब्रेथ followed by irregular period of apnea is termed as कुसुमल रेस्पिरेशन, बायोट रेस्पिरेशन, हाइपोवेंटिलेशन या फिर काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, स्लो और शैलो ब्रीथ आती हैं, उसके बाद क्या होता है फिर इरेगुलर पीरियड आ जाता है किसका, एपनिया का। देखो एक बार तो हो गया, मान लो 1 सेकंड का एपनिया, मतलब कि ब्रीदिंग नहीं आई, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही शैलो 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 ब्रीदिंग चली, 2 से 3 ब्रेथ आई शैलो, उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 सेकंड का एपनिया आ गया। मतलब कि जो एपनिया का पीरियड है ये कैसा है, इरेगुलर है। बाकी और इन रेस्पिरेशन के बारे में हम आगे एमसीक्यूज में पढ़ेंगे। 20th है हमारा, फीचर ऑफ कुसुमल रेस्पिरेशन आर। जो कुसुमल रेस्पिरेशन होती है इसकी फीचर क्या क्या है, रेस्पिरेशन सीज होती है मोर देन 20 सेकेंड, रेगुलर होती है बट एबनॉर्मली शैलो रेस्पिरेशन, लेबर्ड रेस्पिरेशन विद इंक्रीज रेट, या फिर एबनॉर्मली डीप रेगुलर विद इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एबनॉर्मली डीप रेगुलर विद इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। कुसुमल ब्रीदिंग में क्या होता है, वो डीप होती है और गैस्पिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है इसमें, ठीक है। और जो कुसुमल रेस्पिरेशन है ये क्या होता है कि पेशेंट की अगर डेथ होने वाली है तो उसमें हमें कौन सी रेस्पिरेशन दिखती है, कुसुमल रेस्पिरेशन। 21 हमारा आ जाएगा, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। अगर रेट में और डेप्थ में रेस्पिरेशन की इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर वेंटिलेशन, और अगर डिक्रीज हो रहा है रेट और डेप्थ तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोवेंटिलेशन। 22nd हमारा जाएगा, कुसुमल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद एटेलेक्टेसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट फेलियर और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो कुसुमल रेस्पिरेशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, जिसमें क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज तो है ही पहले से, और जो बॉडी में फैटी एसिड्स डिपॉजिट हैं वे क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन होने लग रहे हैं, और कीटोन यूरिया भी हो रहा है। बाकी फिर जो डायबिटीज के साइन और सिम्टम है ये क्या हो जाएंगे, और सीवियर हो जाएंगे। 23rd हमारा है, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन मीन। अब ये जो काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है इसको हम 2-3 वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरपीनिया, हाइपरपीनिया विद एपनिया, टैकिपीनिया या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरपीनिया विद एपनिया, मतलब कि इसमें क्या होता है, एपनिया रहता है और जो हमारी ब्रीदिंग है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। देखो पहले कम हुई, फिर आगे आगे, इसमें देखो बना के दिखाती हूँ मैं, पहले कम हुई, फिर ज्यादा 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 ऐसे होती जाती है, फिर क्या आता है, एक एपनिया का पीरियड आता है, फिर दोबारा से क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, फिर क्या हो जाएगी, कम। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरपीनिया विद एपनिया। 24th हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन या फिर ऑर्थोपीनिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, काइनेस स्ट्रोक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिदमिक वैक्सिंग हो रही है और वैनिंग हो रही है किसकी, रेस्पिरेशन की।
देखो वैक्सिंग और वैनिंग से हम क्या समझ सकते हैं, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी डेप्थ है और रेट है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है काइनेस्ट्रोक में। अभी मैंने पीछे ही बना के भी बताया था कि क्या हो रहा है, पहले जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो हमारी डेप्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले शैलो है, फिर इंक्रीज 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 हुई, फिर एपनिया का पेड़ है, फिर ज्यादा है, फिर कम कम कम, ऐसे होती रहती है। तो रिदमिक वैक्सिंग और वैनिंग किस में हो रही है, काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन में। 25th हमारा आ जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज। अगर ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया। और अगर टिश्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। 26th हमारा आ जाएगा, वॉल्यूम रिमेनिंग इन लंग एंड एयरवे फॉलोइंग मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट नोन एज। जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाएगी और एयरवे में रह जाएगी मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट के बाद, मतलब कि क्या हुआ कि हमने अपनी जितनी स्ट्रेंथ थी उसको लगा के और फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया है। फोर्सफुल एक्सपीरेशन तो कर दिया, पर फिर भी क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है ये लंग्स में रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एयर रह गई है लंग्स में। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम या टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में लेफ्ट रह गई आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट्स। 27th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, मोस्ट रिलायबल वे टू असेस रेस्पिरेटरी रेट इज। अब रेस्पिरेटरी रेट हम कैसे असेस कर सकते हैं, या तो लिसन करके और फील करके एयर की मूवमेंट को, या फिर रेस्पिरेशन को काउंट करके, या फिर नेजल फ्लेयरिंग देख के, या फिर चेस्ट की जो राइज है या फॉल उसको देख के। अब हमें बताना है कि इसमें से सबसे रिलायबल, मतलब जिस टेक्निक पे हम भरोसा कर सकते हैं वो वाली कौन सी है। लिसन एंड फील एयर मूवमेंट, यूज कार्डियक मूवमेंट, काउंट रेस्पिरेशन फॉर 10 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई इट बाय 6, या फिर ऑब्जर्व चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्जर्व चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग। क्यों, क्योंकि अगर हमने इनहेल किया है तो चेस्ट राइज होगी, एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट फॉल होगी। ये क्या है हमारा फिर सबसे रिलायबल मेथड है रेस्पिरेटरी रेट को असेस करने के लिए। 28 हमारा आ जाएगा, कुसुमुल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगाली, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। 29th हमारा आ जाएगा, रेट ऑफ वेंटिलेशन एक्सीडिंग नॉर्मल रेट इज नोन एज। मतलब कि वेंटिलेशन का रेट, वेंटिलेशन क्या होता है कि हमने जो एयर है वो इनहेल करी और एक्सहेल करी, मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन। अगर अब वो वेंटिलेशन क्या है, ज्यादा हो रहा है नॉर्मल रेंज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंग, कुसुमुल रेस्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन या फिर काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हाइपर वेंटिलेशन। साइंग क्या होता है, अब जब हम ज्यादा रनिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, हमें रेस्पिरेशन करने में डिफिकल्टी होती है, हम स्लो मतलब कि फास्ट और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जो जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में हाफना, हाफते हैं ना जब हम ज्यादा देर तक भाग लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा साइंग। 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइपर वेंटिलेशन क्या कोज कर सकता है। हाइपर वेंटिलेशन अभी हमने क्या पढ़ा है, इंक्रीज कर रहा है किसमें, रेट और डेप्थ रेस्पिरेशन की, तो वो क्या कोज कर सकता है, हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या न्यूमोथोरेक्स। अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो CO2 क्या है हमारी बॉडी में, ज्यादा नहीं रह पाएगा, और अगर CO2 नहीं होगा, CO2 हमारा क्या है, एसिड है, तो अगर बॉडी में एसिड कम हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये हमारे एवीजी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, हम आगे कभी इसको फर्दर स्टडी करेंगे। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.